हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पिछली क्लास में हमने देखा था या पढ़ा था केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पे हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो किन केमिकल्स के द्वारा या किन एंजाइम के द्वारा होता है। तो वहां हमने बात की थी, तीन मैंने बॉक्स बना के समझाया था, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। और इनमें ये जो तीनों लिक्विड्स है या तीनों केमिकल हैं, ये किन किन से मिलके बने होते हैं, इनमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो उनके बारे में सारी बात की थी। और इनका अमाउंट कितना होता है, कितने अमाउंट में ये डेली बेसिस पे रिलीज होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फ्रेंड, यहां तक पिछली क्लास तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा यार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, और लाइक करना है और कमेंट करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे जो चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी वही है, बट वो किस प्रकार काम करते हैं। तो यहां पे हम आज बात करेंगे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन कौन से एंजाइम है जो फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो आज की हेडिंग है हमारी फ्रेंड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ, कार्ब से समझ लेना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फ्रेंड, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक सबसे ज्यादा जो हमारा फूड है, जो कायम है, वो सबसे ज्यादा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। तो फ्रेंड, वहां पे हमने बात की थी पिछली क्लास में विलाई के बारे में बात की थी। तो विलाई किसके ऊपर, विलाई के ऊपर फ्रेंड पाई जाती है एंटेरोसाइट सेल। वो जो एंटेरोसाइट सेल है ना, वहां पे इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का, एंटेरोसाइट सेल है वहां पे इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन होता है। और वहां से ही फिर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि विलाई द्वारा होता है। और जो एंटेरोसाइट सेल होती है उसके ऊपर मैंने बताया था कि छोटे छोटे तंतुनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, माइक्रोविलाई, वो भी इस डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो फ्रेंड, जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, इनका डाइजेशन सारा कहां पे होता है, जो एंटेरोसाइट सेल है उसके अंदर और माइक्रोविलाई के आसपास ही सारा डाइजेशन होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में। तो फ्रेंड, हम एक एक सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस डाइजेशन में, तीनों के डाइजेशन में कौन से महत्वपूर्ण एंजाइम हैं, कौन से महत्वपूर्ण एंजाइम है जो इन तीनों का डाइजेशन करते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले फ्रेंड, पेप्टिडेज। इसमें हम बात करेंगे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। फ्रेंड, आपने ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पहली बार सुना होगा, क्योंकि पहले पिछली क्लास में हमने ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन का नाम सुना था। तो ये पहली बार सुन रहे, इसके बारे में बात बताऊंगा ये कहां से आई चीजें। ठीक है, पेप्टिडेज हो गया। ये किसका डाइजेशन करता है फ्रेंड, ये करता है प्रोटीन का। ये किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। दूसरी हम बात करें लाइपेज। ये दोनों कहां से निकलते हैं, किस में पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते, ये सब पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। लाइपेज की बात करें, यहां पे लाइपेज किसका डाइजेशन करता है फ्रेंड, फैट का।
किसका करता है? फैट का। और इसमें यहाँ पे किस बाइल बाइल का भी, बाइल साल्ट का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ पे किसका महत्वपूर्ण रोल होता है फ्रेंड? बाइल साल्ट का। तीसरी हम बात करें माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज एंड एमाइलेज। ये किसका करता है फ्रेंड? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है फ्रेंड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो ये एंजाइम है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तीनों पेप्टिडेज, पेप्टिडेज में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आएगा। ठीक है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद लाइपेज, ये भी पैनक्रियाटिक जूस में ही पाया जाता है। ये क्या करता है? फैट का। और यहाँ पे बाइल साल्ट का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। बाइल साल्ट भी आगे मैं बताऊंगा क्या रोल होता है इसका। उसके बाद माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एमाइलेज, ये किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम एक एक के बारे में बात करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों को देख लो। ये एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक की बात करेंगे कि किस प्रकार प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो एक एक के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले फ्रेंड बात करें प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन, किस प्रकार प्रोटीन का डाइजेशन होता है? फ्रेंड एक चीज पढ़ी थी हमने, ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या पढ़ी थी? ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। फ्रेंड ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने एक चीज और बताई थी फ्रेंड कि ये जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन होता है, ये इनएक्टिव फेज में होता है या इनएक्टिव पड़े रहते हैं हमारे पैनक्रियाज में। इनका पैनक्रियाज में कोई रोल नहीं, एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव पड़े। और ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर ये एक्टिव कंडीशन में होते तो क्या करते? ये हमारे पैनक्रियाज को डाइजेस्ट कर देते, हमारे पैनक्रियाज की सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते, उसके टिश्यू को ही डाइजेस्ट कर जाते। इसलिए ये क्या होते हैं? ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। अब ये दोनों जैसे ही डियोडिनम में आते हैं, किसके साथ आते हैं फ्रेंड? पैनक्रियाटिक जूस के साथ। जैसे ही डियोडिनम में आते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। डियोडिनम में आते हैं कहां? डियोडिनल पेपिला के द्वारा डियोडिनम में गिर जाते हैं। जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं, वहां पे एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा फ्रेंड? एंटेरोकाइनेज, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से रिलीज होता है। ठीक है, यहां तक सिर्फ ध्यान रखना है आपको, ये पता नहीं कहां से आया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। अब ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? जो ये ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन मैंने बताया था ना आपको, पेप्टिडेज जो क्या करते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो ये जो एंजाइम है एंटेरोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, ये इन दोनों एंजाइम को, एंटेरोकाइनेज इन दोनों एंजाइम को किसमें बदल देता है? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन में। फ्रेंड
ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। और यहां पे ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एक्टिव होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और किस में बदल देते हैं, एमिनो एसिड में। किस में बदलते हैं फ्रेंड, एमिनो एसिड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। प्रोटीन का डाइजेशन एक बार और बता दूं मैं आपको फ्रेंड, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाज है, उसमें ये जो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। अगर ये एक्टिव होते तो हमारे पेनक्रियाज को डाइजेस्ट कर देते। फिर क्या है, ये दोनों ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन पेनक्रियाटिक जूस के साथ हमारे ड्यूडेनम में आते हैं। जैसे ही ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की मुकोसा से एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम रिलीज होता है, जो क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, यानी पेप्टिडेज में बदल देता है। फिर ये दोनों क्या करते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोटीन के डाइजेशन में। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जब टूटती है या कितने प्रकार की होती है टूटने के बाद। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड 3 प्रकार की होती है। टूटने के बाद वो 3 प्रकार की हो जाती है। पहली होती है पॉलीसेकेराइड, दूसरी डाइसेकेराइड, और तीसरी होती है मोनोसेकेराइड। ठीक है फ्रेंड, हमारी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो 3 प्रकार की होती है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। तो फ्रेंड, जो पॉलीसेकेराइड है उसमें क्या क्या आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड गैलेक्टोजन। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में आएगा फ्रेंड माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तीसरा बात करें हम मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, जाइलोज, एक और आती है फ्रेंड गैलेक्टोज। ठीक है फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो 3 प्रकार के सेकेराइड बनाता है। 3 प्रकार के क्या बनाता है, सेकेराइड बनाता है। तीन प्रकार की शर्करा में टूट जाता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और गैलेक्टोजन में टूटता है। मतलब इसके एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड के। डाइसेकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और जाइलोज होता है। अब यहां पे बात करें फ्रेंड, कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो इनको तोड़ते हैं या इनका डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो पॉलीसेकेराइड है, जैसे ही प्रोटीन टूटता है फ्रेंड तो सबसे पहले क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड। अब इस पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन किस प्रकार होगा, किस एंजाइम के द्वारा होगा, तो फ्रेंड पॉलीसेकेराइड है
वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है जो पेनक्रियाज से, न कि सलाइवरी अमाइलेज अमाइलेज से, बट कौन सा अमाइलेज, जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है पेनक्रियाज से रिलीज होता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज इस पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट करता है, डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है फ्रेंड। पेनक्रियाटिक जो एमाइलेज है वो क्या करता है, इस पॉलीसेकेराइड को किसमें कन्वर्ट करता है, डाइसेकेराइड में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन स्टार्च, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोजन, इनको इन चीजों में बदलता है, ठीक है, इन चीजों में बदलता है। फिर यहां पे एक एमाइलेज होगी। फिर हमने पढ़ी थी माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है यहां पे ये, और लैक्टोज को गैलेक्टोज में बदलता है, ठीक है। कौन सा, जैसे माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज सॉरी, ये तीन एंजाइम बताए थे मैंने फ्रेंड आपको, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये क्या करते हैं, डाइसेकेराइड को क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, जाइलोज और गैलेक्टोज। फिर इनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है, इनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, डाइजेशन होता है। एक बार और बता दूं मैं फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट जब टूटती है तो वो तीन प्रकार की शर्करा में बदल जाती है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और गैलेक्टोजन होता है। डाइसेकेराइड की बात करें माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज होता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एंड जाइलोज तथा गैलेक्टोज होता है। फ्रेंड जो पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में कौन कन्वर्ट करता है, जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, न कि सलाइवरी एमाइलेज। पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, इनको डाइसेकेराइड में बदलता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और गैलेक्टोज को इनमें बदल देता है। फिर जो डाइसेकेराइड है उनको माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज मोनोसेकेराइड में बदल देते हैं, और फिर इस मोनोसेकेराइड का आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फ्रेंड हम बात करते हैं, एक बार देख लो, इसके बाद हम बात करते हैं फैट का डाइजेशन। फैट का किस प्रकार, कौन सा एंजाइम, मैंने बताया था अभी, लाइपेज और बाइल साल्ट क्या करते हैं, फैट का डाइजेशन करते हैं। और क्या होता है देखते हैं, इसमें बात करते हैं अभी फैट का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन फ्रेंड, जब फैट स्टोमक से निकल के ड्यूडेनम में जाती है, जब फैट स्टोमक से निकल के ड्यूडेनम में जाती है तो उसके जो क्योंकि स्टोमक में कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पे सिर्फ उसका ब्रेक डाउन होता है, तोड़ते हैं तो वो बड़े बड़े गोले होते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट टाइप के बड़े गोले होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट। फैट के क्या होते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं। फिर जैसे वो ड्यूडेनम में आते हैं तो वहां पे किसको इसका डाइजेशन करना है, लाइपेज का, लाइपेज को इसका डाइजेशन करना होता है। बट ये जो ड्रॉपलेट है वो बड़े होते हैं फ्रेंड, तो बड़े होते हैं, जैसे मान लो ये हमारी ड्यूडेनम में और ये ड्रॉपलेट बड़े बड़े हैं, मान लो ऐसे, तो इनका सरफेस, बाहर का जो इसको सरफेस ही नहीं मिल रहा, ठीक है। यहां पे कोई भी एंजाइम अगर काम करेगा तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। और जब जैसे ये मान लो इस प्रकार हो जाएंगे तो ये एंजाइम आसानी से क्या करेगा, प्रॉपर अपना काम करेगा। कौन, लाइपेज। तो इस कंडीशन में आती है ड्यूडेनम में फैट, तो वहां पे लाइपेज अपना काम नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, ये लार्ज ड्रॉपलेट को
लीवर से निकलता है साहब बाइल, बाइल साल्ट। मैंने बताया था ना बाइल साल्ट का भी महत्वपूर्ण रोल है। और ये बाइल साल्ट क्या करता है, इनको लार्ज ड्रॉपलेट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्ट में। जो ये बाइल साल्ट है फ्रेंड, जैसे ही पहले तो लाइपेज अपना काम करेगा ही नहीं, अगर ये बड़े रहे तो फिर ये क्या होता है, बाइल साल्ट क्या होता है, लीवर से निकलता है और ये जो लार्ज ड्रॉपलेट है फैट के, लार्ज ड्रॉपलेट है फैट के, उनको क्या करता है, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या है, जैसे स्मॉल में हो जाता है ना, तो यहां पे फिर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे लाइपेज को बढ़िया जगह मिल जाती है वहां पे अपना काम करने के लिए। तो फिर लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है और क्या बनाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या बनाता है फ्रेंड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फ्रेंड इस प्रकार फैट का डाइजेशन होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो थोड़ा सा और बताऊं इसको, फैट को, जैसे ही स्टोमक से हमारी फैट आती है ड्यूोडेनम में, वो लार्ज ड्रॉपलेट होते हैं, जिस वजह से लाइपेज प्रॉपर काम नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम होता है। फिर क्या होता है, लीवर से बाइल साल्ट निकलता है, वो इन लार्ज ड्रॉपलेट को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देता है या तोड़ देता है, जिससे क्या है, फिर जो लाइपेज है वो प्रॉपर उसको सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उस लाइपेज को काम करने की जगह मिल जाती है। तो फिर ये लाइपेज क्या करता है, इस फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड एब्जॉर्प्शन की। किस प्रकार एब्जॉर्प्शन होता है इन न्यूट्रिएंट्स का। अब फ्रेंड हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन तो हो गया, अब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है। ठीक है, हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किस प्रकार एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, किस प्रकार इन न्यूट्रिएंट्स हमारी ब्लड में जाते हैं, फिर उसको उसका हमें क्या फायदा मिलता है बॉडी में। जैसे ब्लड में जाते हैं फिर वो सारे सर्कुलेशन में चले जाते हैं, फिर हार्ट का काम होता है सब जगह जिस जिस जगह को रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाना। तो फ्रेंड जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे विलाई, क्या बताया था मैंने आपको फ्रेंड, विलाई और माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, विलाई एंड माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। और जहां पे सरफेस एरिया अधिक है वहां पे खाली जगह बहुत है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे तंतु टाइप स्ट्रक्चर होती है विलाई एंड माइक्रो विलाई। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड, ये दोनों इसके बीच में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एंटेरोसाइट सेल, एंटेरोसाइट सेल। तो ये विलाई, इसके ऊपर एंटेरोसाइट सेल, फिर उसके ऊपर माइक्रोविलाई, तो सारा जो चक्रा है। और इस विलाई के अंदर ही क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज होती है। तो इन्हीं चीजों पे विलाई, एंटेरोसाइट और माइक्रोविलाई, यहां पे ही सारा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। अब बात करें किस किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है। तो फ्रेंड इसके लिए आपको एक चीज देखनी होगी, मैंने सेल में एक चीज पढ़ाई थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेस। तो वहां पे किस प्रकार हमारी सेल में या हमारे टिश्यू में, हमारी सेल में किस प्रकार सेल मेम्ब्रेन को पार करके सबस्टांसेस अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो वहां पे कुछ प्रोसेस पढ़ाए थे मैंने। तो फ्रेंड उनके बारे में बात करें तो पहली हमने बात की थी वहां पे फ्रेंड डिफ्यूजन, क्या बात की थी, डिफ्यूजन, विसरण बोलते हैं इसके। दूसरा ओस्मोसिस, तीसरी बात की थी फेसिएलेटेड, फेसिएलिएटेड
डिफ्यूजन, चौथी बात की थी हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में बात की थी, इनके बारे में बात की थी मैंने सेल में फ्रेंड। सेल में वहां बताया था कि किस प्रकार जो सबस्टांसेज है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन भी यहां भी जो इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड, वो भी इन्हीं प्रोसेस के द्वारा, इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो डिफ्यूजन की बात करें फ्रेंड, तो डिफ्यूजन किसका करता है फ्रेंड? ये प्रोटीन सॉरी फैट, जो फैट सोल्यूबल हैं, फैट में जितनी भी घुलने वाली चीजें हैं, फैट हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, वो सब डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। ओस्मोसिस फ्रेंड मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, गिलास का डायग्राम, आपको पता हो एक गिलास का एग्जांपल दिया था, 2 कप लिए थे, उसमें किस प्रकार ओस्मोसिस होता है, तो वो आप जाके सेल वाली क्लास देख लेना। अभी मैं समझाऊंगा तो 1 घंटे की क्लास तो उसमें हो जाएगी। तो ओस्मोसिस किसका होता है फ्रेंड? वाटर का। जो पानी होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है पानी, उसका ऑस्मोसिस द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा फैसिलिटेट डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रोटीन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है इनके द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा किसका होता है फ्रेंड? फैट का। ओस्मोसिस द्वारा होता है वाटर का। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का होता है प्रोटीन का। फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है प्रोटीन का, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो फ्रेंड मैंने बताया अभी आपको कि जो पानी होता है वो ओस्मोसिस के द्वारा हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो विलाई और एंटेरोसाइट और माइक्रोविलाई है उनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो किस में चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है। तो पानी की बात हुई खत्म, ठीक है। फिर फैट की बात करें, फैट में जितने भी हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट से रिलेटेड जितने भी, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन एडीई के, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं फ्रेंड? एडीई के, ध्यान रखना ये जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन हैं वो डिफ्यूजन द्वारा क्या होते हैं? उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डिफ्यूजन द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। और डिफ्यूजन फ्रेंड बात को मैंने आपको एक चीज बताई थी, लैक्टियल्स, अब इनका डिफ्यूजन होता है ना, तो फिर क्या होता है? डिफ्यूजन होके ये चीजें कहां चली जाती है? लैक्टियल्स में। लैक्टियल्स क्या है? जो विलाई के अंदर लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती है, लिम्फ क्या पाई जाती है? कैपिलरी। वहां पे मैंने बात की थी कि फैट की वजह से वो मिल्की टाइप होती है, फैट की वजह से वो मिल्की अपीयरेंस हो जाती है, दूध की तरह दिखाई देती है। दूध की तरह इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे फैट इन लैक्टियल्स में आती है और जो लिम्फ वेसल्स होती है वो दूध की तरह दिखाई देती है। फैट क्या है? व्हाइट होती है ना, तो ये लैक्टियल्स किससे बना है? लैक्टोज से। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो लैक्टियल्स में आ जाती है। फिर यहां आने के बाद ये लिम्फ कैपिलरी, मतलब इसको ही बोलते हैं लैक्टियल्स लिम्फ कैपिलरी को, फिर ये सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है फ्रेंड। और बात करें हम विटामिन B12, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है? जो विटामिन B12 मैंने बताया था फ्रेंड, स्टोमक में जब हमने बात की थी, वहां पे इस पे क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक तरह से कंबाइंड होता है स्टोमक में, सिर्फ इसमें क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कंबाइंड हो जाता है, कहां पे? स्टोमक में। और फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इलियम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम होता है, वहां पे विटामिन B12 का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन B12 का क्या होता है?
एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान रखना, कई बार विटामिन B12 के बारे में पूछ लेते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ मिल जाता है, स्टोमक में मिलता है ये, फिर ये इलियम में आके इसका एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे तो सिर्फ कंबाइंड ही होता है इससे, यहाँ पे कोई काम नहीं करता। फिर यहाँ पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका एब्जॉर्प्शन करता है, या इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और बाकी जो बचे फ्रेंड, बाकी जो विटामिन मिनरल साल्ट हैं वो डायरेक्ट जो हमारी जो ये विलाई है इसमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सीधे कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड सर्कुलेशन में, जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट में चले जाते हैं, फिर वहां से वो पूरे उसमें सर्कुलेशन में चले जाते हैं। और फ्रेंड इन्हीं विलाई और माइक्रो विलाई की वजह से सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। आपको सिर्फ ये चीजें लिखनी, थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट लिख देने हैं किस प्रकार होता है। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप सेल की क्लास देख लेना मेरी, वहां पे मैंने डिटेल में बात की थी। अब फ्रेंड एक बात और बताऊं मैं आपको, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड मीन्स हम पीते हैं वो नहीं, उसको छोड़ के हमारी बॉडी में डेली कितना फ्लूइड आता है, ये थोड़ी सी बात कर लूं यहां पे मैं। हमारे जीआई ट्रैक में जो फ्लूइड की बात करें फ्रेंड, हम फ्लूइड की बात करें हम, क्या हो गया, दोनों नहीं चल रहे। फ्लूइड की बात करें फ्रेंड हमारे, ये मान लो हमारा फेस है, ये आई हमारी इसोफेगस, यहां पे ठीक है फ्रेंड। यहां पे हम बात करेंगे कितना इनटेक, सॉरी इनटेक नहीं, इन एंड आउट, ठीक है फ्रेंड, इन एंड आउट। देखते हैं यहां पे कितनी मजेदार चीज है, कितना पानी होता है, वो भी हम पानी नहीं पिए तो भी हमारी बॉडी में कितना लिक्विड होता है। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड सलाइवा। सलाइवा कितनी होती है, 1500 ml। जो सलाइवा है वो डेली 1500 ml सिक्रेट होती है, ठीक है। 1500 ml क्या होती है, सिक्रेट होती है हमारी सलाइवा। उसमें 1500 ml म्यूकस मानो, वाटर मानो, सब कुछ मानो, लेकिन डेली 1500 ml हमारी लार निकलती है डेली। ये डेली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ फ्रेंड, यहां पे क्या है, हमारा लीवर है, ये लीवर है, और यहां पे है पेनक्रियाज, ठीक है फ्रेंड। हो गया यहां पे। लीवर क्या करता है फ्रेंड, क्या निकालता है, बाइल। बाइल कितना निकालता है, 500 ml डेली, डेली बाइल निकालता है 500 ml, ठीक है। उसके बाद स्टोमक, स्टोमक की बात करें, गैस्ट्रिक जूस 2000 ml, कितना होता है फ्रेंड, 2000 ml गैस्ट्रिक जूस हो गया। उसके बाद पेनक्रियास से क्या निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस, कितना होता है, 1500 ml, ठीक है। कितना होता है, 1500 ml। पेनक्रियाटिक जूस कितना हो गया, 1500 ml। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस, वो भी कितना निकलता है, 1500 ml के आसपास। इतना ये हमारे इन जाता है, कितना हुआ, 1500, 3000, 3000, 5000, 5000, ये हो गया कितना,
2000, 2000, 4000, ठीक है, 4000 और 3000 हो गए 7000, ठीक है। ये 7000 ml यानी 7 लीटर, यानी कि 7 लीटर क्या होता है, ये हमारे अंदर जूस जाता है। ये जितने भी जूस हैं, सलाइवा है, बाइल है, गैस्ट्रिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है। अब फ्रेंड इसमें क्या होता है, सिर्फ 1500 ml लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहां पे क्या होगा, यहां तो अंदर गया, यहां से एब्जॉर्ब, आउट नहीं बोल सकते, यहां पे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे अपन, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे फ्रेंड, एब्जॉर्प्शन। तो फ्रेंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 7000 है ना, 7000 में से वो क्या करती है, 5500 ml को तो यही क्या करती है, 5500 ml को तो यही एब्जॉर्ब कर लेती स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद 1500 ml इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, 1500 ml लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां से 1400 ml तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और 100 ml हमारे फीकल मटेरियल के साथ, हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ, जो फीकस है उसके साथ बाहर निकल जाता है 100 ml, 100 ml। तो देखो इस प्रकार सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन किया पानी का वो किसने किया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने। और उसके बाद 1500 ml छोड़ा है, जिसमें से भी 1400 तो क्या कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन लेगी, और 100 बाहर निकल गया हमारे फीकल मटेरियल के साथ। तो इस प्रकार फ्रेंड हमारे पानी इतना, देखो इतना लिक्विड आता है, पानी नहीं पियो तो भी चल सकता है काम, डेली इतना तो निकलेगा ही सही। तो ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। तो आज खत्म हुई है फ्रेंड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ठीक है। उसके बाद फिर अभी तो लीवर पड़ा है, पैनक्रियाज पड़ा है, गॉल ब्लैडर पड़ा है, अभी तक चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।